नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत स्वागत है आपका क्रॉनिकल पत्रिका के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है प्रशांत और आपके लिए हम एक नई सीरीज ला रहे हैं। देखिए, क्रॉनिकल मैगजीन, क्रॉनिकल पत्रिका जो है पिछले 2 दशक से भी अधिक समय हो चुका है और उसको पढ़कर हजारों छात्र IAS, IPS, SDM और अन्य पदों पर आज विराजमान है। और आज भी देश भर में लाखों लोग, लाखों जो अभ्यर्थी है अक्रॉस द कंट्री, पूरे के पूरे देश में जो है क्रॉनिकल पत्रिका को पढ़ रहे हैं और अपना सिलेक्शन को, तैयारी को मजबूत कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने सोचा कि जब क्रॉनिकल पत्रिका का अपना USP, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो करंट इवेंट, करंट अफेयर और सारी चीज़ों को, एक कंटेंट को लेकर, मोस्टली अगर मैं बात करूं तो कंटेंट को लेकर जो है आपको क्रॉनिकल पत्रिका की USP रही है। तो क्यों ना क्रॉनिकल पत्रिका, जब पहले भी करते थे और आज हमने फिर से जो है फिर से शुरू किया ये दौर की क्रॉनिकल पत्रिका आपके लिए कंटेंट जो पूरा आपके एग्जाम में सीधे सीधे काम में आएगा, उस कंटेंट को हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ाएंगे। और जिसका रिसर्च, ये बहुत रिसर्च के बाद जो है ये किया गया है। तो जगह मोस्टली जो हमारी पत्रिका है समसामयिक क्रॉनिकल, समसामयिक, ये यही पूरी की पूरी जो क्रॉनिकल मैगजीन है, क्रॉनिकल पत्रिका है, इसी को बेस बना के ये लेक्चर्स प्लान किए गए हैं। अभी आपने देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक चर्चा में है और इससे देश में एक नई होप्स भी पैदा हुई हैं कि भारत कौशल रिपोर्ट, जो भारत कौशल रिपोर्ट है 2025 को लेकर, वो रिलीज की गई है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इसलिए भी है क्योंकि आपके जो एग्जाम्स है UPSC प्री प्लस इंटरव्यू, अभी इंटरव्यू आने वाला है, BPSC मेंस और अन्य एग्जाम्स, इसमें यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमने वही कंटेंट लिया है जहां से आपके क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना है। तो चलिए देखते हैं। अब इस रिपोर्ट को देखिए, जनरली क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भाई इस रिपोर्ट को किसने तैयार किया, ऐसे ही पूछ लेगा, या कौन कौन सी संस्थाएं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत कौशल विकास रिपोर्ट को बनाया है, ऐसे सवाल पूछ लेगा। तो मेनली अगर आप देखो तो इसको भारतीय उद्योग परिसंघ CII, राइट, CII मतलब क्या, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CI, ये जो है भारतीय उद्योग परिसंघ जो है वो वीट बॉक्स एक टैलेंट असेसमेंट एजेंसी है, मतलब जो एक असेस करती है और उस हिसाब से उसको मानांकन करती है, मानांकन करने वाली एक कंपनी है ये, राइट। वी बॉक्स प्रतिभा मूल्यांकन एजेंसी, और ये भी वैसी एक कंपनी है वी बॉक्स, ये एक प्राइवेट प्लेयर्स है दोनों, और ये भी वैसे। तो इन तीनों ने मिलकर जो है किसके साथ मिलकर, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इनके साथ मिलकर, मतलब किनके, मेन तो एक प्लेयर ये हो गए और दूसरे प्लेयर CII, तीसरा प्लेयर हो गया वी बॉक्स और चौथा प्लेयर हो गया ये मूल्यांकन एजेंसी, जो असेसमेंट एजेंसी, वो ये 4 प्लेयर्स ने मिलकर, मतलब ये 3 प्लेयर्स ने मिलकर जो है ऑल इंडिया काउंसिल के कोलैबोरेशन करके ये पूरी की पूरी रिपोर्ट बनाई है। अब इसमें क्या किया इन्होंने, 15 विविध उद्योगों में 1000 से अधिक निगमों की, 1000 से अधिक इंस्टीट्यूशंस की, उद्योगों की जो है पूरे भारत में ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी जिसे हम कहते हैं कि भाई कैसे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो रहा है, उस चीज को जो है इन्होंने देखा। एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट GET, इसमें भाग लेने वाले कितने लोगों ने भाग लिया, 6.5 लाख। देखो जिन जिन चीजों को मैं मार्क कर रहा हूं ना, आप देखते चलिए क्वेश्चन वहां से बनेगा, ये क्वेश्चन बनने के चांसेस वहां से बनेंगे। मतलब ये अगर पूछेगा तो भाई भारत में ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी, अगर क्वेश्चन बन गया कि भाई ये रिपोर्ट किससे संबंधित है, ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी के संदर्भ में है, या कितने लोगों ने इसमें भाग लिया था, तो 6 लाख अधिक उम्मीदवारों का जो डेटा है, उस डेटा को जो है एनालिसिस करके जो है इस रिपोर्ट को बनाई गई है। अब रिपोर्ट की जो क्या है इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो 2025 में क्या बोल रहे हैं कि 55% भारतीय स्नातक यानी कि ग्रेजुएट्स जो है उनको जो है वैश्विक स्तर पर रोजगार योग्य होने की उम्मीद है।
मतलब 55% ग्रेजुएट जो है, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो है, ऐसे व्यक्ति जो है वो रोजगार योग्य, मतलब वो सीधा सीधा कमाई करने उतर पड़ेंगे। और 2024 में ये प्रतिशत कितना था? 51.2%। मतलब अगर आप देखो तो यहाँ पे बढ़ोतरी दिख रही है, लगभग 3.8% की जो है क्या है, 3.8% प्लस बढ़ोतरी होगी 2025 में। इतने लोग यहाँ पर काम करने आएंगे और ये 7% की टोटल वृद्धि देखी जा रही है यहाँ पर। अब मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, मैनेजमेंट तो ये 78% है वैश्विक रोजगार क्षमता में। मतलब मैनेजमेंट के जो प्रबंधन के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं? 78%। और इंजीनियरिंग छात्र कितने हैं? 71%। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है कि सबसे ज्यादा कौन रोजगार पा रहा है। तो सबसे पहले आते हैं मैनेजमेंट के स्टूडेंट, राइट। उसके बाद इंजीनियरिंग के छात्र 71%, फिर एमसीए कंप्यूटर की जो बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, राइट, अब 71%, और फिर विज्ञान साइंस। मतलब आपको कौन सी स्ट्रीम चुननी है और रोजगार कहाँ जनरेट हो रहा है इससे भी आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप देखो कि कौन से राज्य, इन राज्यों में कौन कौन से राज्य है, तो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, महाराष्ट्र तो वैसे भी बहुत पहले से इसके लिए जाना जाता है उद्योग, और कर्नाटक है, दिल्ली है। ऐसे राज्य जो है में एक इंपॉर्टेंट केंद्र के रूप में उभरे। ये क्या है? हब है, रोजगार देने वाले हब है ये, राइट। क्योंकि आपने देखा होगा कि यूपी, बिहार और देश के पूरे तमाम राज्यों से लोग काम करने कहाँ जाएंगे? मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बेंगलुरु जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, राइट, ऐसी जगहों पे जाते हैं। तो ये जो है 2025 की रिपोर्ट में जो कहा गया है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली राज्य के तौर पर सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले राज्य है, केंद्र के रूप में उभरे। और पुणे महाराष्ट्र का, बेंगलुरु कर्नाटक, मुंबई महाराष्ट्र, ऐसे शहर जो है ये कुशल का मतलब क्या होता है? कुशल, स्किलफुल, स्किल लेबर्ड, स्किल लोगों को जो है ये प्रदान करने में नंबर 1 रहा है, राइट। अब देखिए पुरुषों की अगर बात करें तो 2024 में 51.8% से बढ़कर जो है 53.5% होने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि जो पुरुष है, महिला और पुरुष का भी यहाँ पे जो है जेंडर के बेस पर डिफरेंशिएट किया गया है। और महिलाओं की जो रोजगार वृद्धि की दर है वो 50.9 है, बहुत ज्यादा अंतर है नहीं, और ये 47.5 थी। तो ये यहाँ से प्रतिशत से घटकर 47.5 होने के चांसेस है। मतलब थी यहाँ, हुआ यहाँ है। इसका मतलब क्या हुआ? महिलाओं के रोजगार की क्षमता जो है घटी है, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर घटे हैं। जबकि अगर पिछली बार देखें तो 50% से अधिक है, लगभग 51 पॉइंट। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 47 है, इसका मतलब गिर रहा है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पुरुषों के लिए जो है रोजगार के संसाधन और रोजगार के जो अपॉर्चुनिटीज है वो ज्यादा है, ये टॉप पर है। और राजस्थान जो है वो महिलाओं को रोजगार देने में नंबर 1 पर है। ये बहुत अच्छी बात है। खास करके देखिए, मैंने अभी बताया आपको राजस्थान, यूपी, पीसीएस, ये देख लिए, यूपीएस, यहाँ यूपी का भी जिक्र है, तो हो सकता है कि पूछ ले सवाल, तो आपको ये पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद जो है गुजरात है। तो राजस्थान, देखिए राजस्थान एंड गुजरात, ये 2 राज्य महिलाओं को रोजगार देने में नंबर 1 और नंबर 2 पर है। 2025 में प्रतिशत, जैसे 50% माध्यमिक और तृतीयक जो छात्र है व्यावसायिक प्रशिक्षण इनको प्राप्त हो जाएगा। मतलब जो स्किल हमने देखे, मैं कई सारी योजनाएं लेके भी आया हूं और आपको बताऊंगा भी अभी कि सरकार कैसे आपको स्किलफुल करना चाहती है, रोजगार देना चाहती है। तो उसमें महाराष्ट्र में कितने प्रतिशत रोजगार? 84% रोजगार है, 84। इसीलिए सब लोग कहते हैं कि चलो बंबई काम करने वही जाएंगे। 84% के साथ महाराष्ट्र देश में नंबर 1 पर है। उसके बाद दिल्ली आता है जो 78% है, इसीलिए आबादी सबसे ज्यादा इन राज्यों में भी हो रही है। कर्नाटक 75%, आंध्र प्रदेश 72%, केरल 71% और उत्तर प्रदेश जो है 70% के साथ है। यूपी वाले बच्चे खास करके ध्यान दें, आपका एग्जाम है, यहाँ ये सवाल पूछा जाएगा, मेंस में भी पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो रोजगार नीति है उसको लेकर। तो इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 में केरल को जो है रोजगार योग्यता में 5वां स्थान दिया गया है। आगे देख लेंगे, राइट। अब अगर हम देखें इंडिया स्किल रिपोर्ट में
केरल जैसे 71% की दर से बढ़ रहा है और वो 5वें स्थान पर है। केरल का बड़ा नाम हो रहा है। केरल आने वाले समय पर बाकी राज्यों को जो है, बाकी राज्यों का स्थान ले सकता है, ऐसी बहुत बड़ी संभावना यहाँ दिख रही है। बाद में अगर हम देखो कि केरल पे इतना क्यों हो रहा है कि भाई एक तो जो समावेशिता है, इंक्लूसिव, और कंप्यूटर कौशल जो है वो तीसरे स्थान पर है, और रोजगार जो 18 से 21 वर्ग में, खास करके 18 साल से 21 साल के जो एज ग्रुप है, अगर मैं एज ग्रुप की बात करूं तो उस एज ग्रुप में ये पूरे देश में दूसरे स्थान पर है रोजगार उपलब्ध होने के मामले में। और तिरुवनंतपुरम नाम का जो शहर है और कोच्चि, ये पूरे देश में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा शहर जाने जाते हैं। क्योंकि क्यों भाई, क्लाइमेट अच्छा है, खान पान अच्छा है, इन सारी चीजों को भी, और भी कई सारे इसके जो पैरामीटर्स हैं वो देखिए, रोजगार एक पैरामीटर है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कि आपको वेजेस क्या मिल रहे हैं, मतलब आपको पैसा कितना मिल रहा है, रुपया पैसा, आपको खान पान कैसा मिल रहा है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपको कवरेज कैसे मिल रहा है एज अ लेबर, एज अ एम्प्लॉय, आप वहां पे काम कर रहे हो तो आपको कैसी फैसिलिटीज मिल रही है, इन सब चीजों को भी यहाँ कैलकुलेट किया गया है। अब देखिए कैसे जो युवाओं है हमारा, इनके लिए कार्यक्रम बनाए गए हैं, एक पूरा का पूरा, और इसका मेन लक्ष्य क्या है कि भाई एक दशक यानी कि 10 साल में जो है 2.5 लाख छात्रों को प्रशिक्षित करना है, उनको प्रशिक्षण देना है, और केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस योजना, कई सारी योजनाओं पे काम कर रहे हैं। मेनली एआई जो है, देखा होगा आपने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चर्चा में है आजकल, बहुत, और ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है रोजगार बढ़ेगा, राइट। और ये जो है आप इनके जितने भी, सिर्फ इंडिया नहीं, नॉट ओनली इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड जो है एआई इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ने वाली है, एआई की जानकारों की डिमांड बढ़ने वाली है। और आने वाले समय में आफ्टर 10 ईयर्स अगर आप देखो, अगले 5 से 10 सालों में, क्योंकि एआई अभी बेबी स्टेप में रहे, बेबी स्टेप्स जिसे हम कहते हैं ना, बहुत शुरुआती दौर चल रहा है एआई का, बहुत शुरुआती, बट जैसे जैसे 5 साल 10 साल गुजरेंगे तो आप यकीन नहीं मानोगे। और एक रिपोर्ट भी कह रही है, और अभी आप युval नोआ हरारी, इनको जरूर सुनना, बहुत दुनिया के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि आने वाले 40% ऐसे रोजगार है, आज के समय में ऐसे काम है जो एआई खा जाएगा, एआई, रोबोट। अब आपने देखा होगा कई सारे रेस्टोरेंट में रोबोट्स इस्तेमाल होते हैं, कई सारे बड़ी बड़ी जो रिसेप्शंस पे रोबोट्स बैठने लग गए अमेरिका वगैरह में, इंडिया में नहीं अभी। पर देखिए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी ना किसी की मोहताज नहीं है, वो यूं फैलती है और पूरी दुनिया में फैलेगी। और रोबोटिक्स, एआई, इस तरह के जो है रोजगार के अवसर वहां पे बहुत ज्यादा निर्माण होंगे। साइबर सुरक्षा, राइट, और हरित ऊर्जा, क्लीन एनर्जी, राइट, क्लीन एनर्जी। देखो आपको एक बात जान के बड़ा आश्चर्य होगा, आने वाले समय में जो पानी पे काम कर ले, वाटर, पानी, वाटर, जिसको हम कहते हैं खेती, कम पानी में ज्यादा खेती, जैसे इजराइल करता है, राइट। इन टेक्नोलॉजीज पे अगर कोई काम कर ले, एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, एनवायरमेंट को नुकसान, एनवायरमेंट को हानि पहुंचाए बिना जो भी टेक्नोलॉजी पे जो भी व्यक्ति काम कर लेगा, वो दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला होगा। एलन मस्क और उन जो लिस्ट है ना, उसमें उसका नाम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है, एआई, साइबर सुरक्षा, हरित ऊर्जा, इन क्षेत्रों में रोजगार के जो है बहुत ज्यादा अवसर निर्माण होने वाले हैं। गवर्नमेंट स्किल इनिशिएटिव्स है, कौशल कुशल भारत, हमारी ये टैगलाइन है, कौशल भारत कुशल भारत। जो स्किल्ड इंडिया रहेगा वो कुशल भी रहेगा, वो सुखी, समाधानी और विकसित भारत रहेगा। तो ऐसे योजनाओं को हम देख लेते हैं। इंटरनेशनल जो एक नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 में लागू की थी। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि भाई जो एनपीएसडी है, कौशल विकास और उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति लाई गई, बाजार की जरूरतों के अनुरूप। बाजार की क्या मांग है, जैसे अभी आप देखो एआई की मांग है, राइट,
हम AI की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से जो उद्यमिता और रोजगार परखता है, जैसे स्टार्टअप्स इंडिया, छोटे छोटे गांव, कस्बों, छोटे शहरों में, खासकर 3 टियर 2 टियर 3 टियर सिटीज में रोजगार पनप रहे, ऐसे स्टार्टअप्स खुल रहे नए नए, वो चाहे खाने के हो, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड हो, वो चाहे आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो या छोटे बच्चों से रिलेटेड हो। तो ऐसे जगह पर जो है हमें रोजगार के अवसर तलाशना है, और इसका लक्ष्य था 2022 तक 500 मिलियन कुशल श्रमिक तैयार करना था। अब रिवाइज होकर जो है न्यू बजट में और आएंगे, राइट। और ये लगभग पा भी लिया गया है, बट मैं आपको वही डाटा दे रहा हूं जो भारत सरकार का डाटा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये 2015 में ये भी लागू की गई थी। ये अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र हैं, जैसे मान ले 15 दिन के ट्रेनिंग या 20 दिन, जैसे विश्वकर्मा एक स्कीम आई थी, आपको पता होगी, विश्वकर्मा योजना। इसमें जो लेबर है, मान लीजिए जो सूता, जैसे कारपेंटर है या गोल्डस्मिथ है, लोहार, सुनार, इस तरह के जो है उनको, मिस्त्री, इनको एक अच्छे से औजार उपलब्ध कराना और उनको ट्रेनिंग देना, विश्वकर्मा योजना। तो इस तरह से इसी के अंडर आ जाएगी वो भी ऐसे। तो ऐसे उनको कौशल को बढ़ावा देना और विकास को उनको प्रोत्साहित करना। 10 मिलियन युवा जो यंग है, 10 मिलियन, वैसे इन 1 करोड़ जो यंग माइंड्स है, जो हाथ है हमारे काम करने वाले, उनको जो है कुशल बनाना है। स्किल इंडिया डिजिटल हब प्लेटफॉर्म है, ये जो है ये 2023 में बनाया गया है, बहुत लेटेस्ट है और इसी साल का। तो आप इस साल जो एग्जाम्स हुए कुछ 2024 की प्रीलिम्स वगैरह में क्वेश्चन भी आए गए। ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, AI और AR आधारित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने कहा कि इस साल इन द सेंस ये क्वेश्चंस में एग्जाम ओरिएंटेड है, पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड। क्यों? क्योंकि AI तो अभी शुरू ही हुआ है इंडिया में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। डिजिटल कौशल विकास को बढ़ावा देना है पूरी दुनिया में। मैंने कहा ना, डिजिटल इंडिया, भारत को पूरा डिजिटलाइज करना है, और इसीलिए जब इंडिया डिजिटल होगा तो डिजिटल वर्क बढ़ेगा और फिर स्किल लेबर लगेंगे। क्या लगेंगे? स्किल लेबर। तो वहां रोजगार बनेंगे। वहां आपने देखे होंगे छोटे छोटे गांवों में साइबर कैफे लोग चलाते थे, छोटे छोटे कस्बों में भी आज साइबर कैफे खुल गए हैं, वहां काम होता है। छोटी छोटी आज से इलेक्ट्रिक बिल से लेके हर चीज ऑनलाइन भरने लगे, बैंक हमारे ऑनलाइन हो गए, तो हर चीज डिजिटल हो रही है। इसलिए हमने क्या किया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बदली। हमारा पूरा का पूरा एजुकेशन जो ब्रिटिश धर्रे से और भारत के आजादी के बाद जो चलता आ रहा था, उसको हमने कई वर्षों बाद, बड़े लंबे दशकों बाद जो है उसमें चेंजेस किए। और व्यावसायिक शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किलफुल एजुकेशन को हमने वहां एंटर करा है, और एक बहुत ही फ्लेक्सिबल और जो रोजगार आपको क्या दे, रोजगार के अवसर दे, वर्क। भाई ग्रेजुएशन करे हुआ बंदा है और उसको कुछ नहीं आता, ऐसे नहीं होना चाहिए। बस ग्रेजुएशन करा है, MA किया है, भाई कुछ बनाना आता है, लकड़ी काटना आता है, चूड़ी बनाना आता है, या लोहार, कारपेंटर, या किसी भी तरह का कोई काम आता है क्या, या DTP आता है, टाइपिंग आता है, कोई भी जो कंप्यूटर से रिलेटेड काम है। या आजकल कितना देखिए, अब टिकटॉक यार, इंस्टाग्राम रील्स, उनके भी लोग प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम शुरू कर दिए लोगों ने। तो ऐसे स्किल, छोटे छोटे स्किल जो है, और ये छात्रों को एजुकेशन के साथ भविष्य में उनकी नौकरियों के पक्का कर रही है। क्योंकि नौकरियां जो है हमें मार्केट से, जब हमारा देश खुल रहा है तो हमें मार्केट से ही नौकरियां पैदा करनी पड़ेगी। तो ये मार्केट से जो है हमें नौकरियां पैदा करना है, और उन नौकरियों के लिए जो है हमारे पास स्किल होना चाहिए। उस स्किल को हम स्कूल से ही पढ़ाएंगे, कॉलेज से ही पढ़ाएंगे। शिल्पकार योजना, CTS, मैंने जिसके बारे में बताया आपको, जो IITs होते हैं, ITI जो होते हैं, IIT डिफरेंट चीज है, ITI जो होते हैं जहाँ पे आपको स्किल सिखाई जाती है, ये बहुत पुराना है भारत में। जितने भी रेलवे में फोरमैन और कई सारी ऐसी चीजें, लोग यही से निकलते थे, राइट। इसका मेन उद्देश्य दीर्घकालिक शिक्षा प्रदान करना है, प्रशिक्षण प्रदान करना है। ITI उद्योगों में जो है कुशल कार्यबल के साथ साथ युवाओं को स्वरोजगार, मतलब जो वहां सीखेगा वो खुद ही अपनी फैक्ट्री लगा ले, भाई भले छोटी लगाए, राइट। बड़ी बड़ी कंपनियों को जो छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स लगते हैं, वो स्पेयर पार्ट्स बनाने की फैक्ट्री अपने यहाँ कर ले। तो ये जो है, इसे आर्थिक क्षेत्रों को भी कवर करना है, और एक व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो है ये नीति में देना है हमें।
चलिए प्रैक्टिसेस के लिए क्वेश्चन है आपके लिए, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए कि भाई किसकी अध्यक्षता में चेयरमैन नई शिक्षा नीति 2020 के विकास के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, किसकी? तो ये स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम, डॉक्टर कस्तूरी रंगन, रीना रे और संजय धोत्रे। ये चार में से कौन सा है आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ABCDE। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका जो है आंसर बता ही दूंगा, डोंट वरी। भारत में जो है एक नई टेक्नोलॉजी दुनिया भर में इंट्रोड्यूस हो रही है, हाइपरलूप। ये एक प्रवास यात्रा, जैसे ट्रेन, एयरपोर्ट मतलब एरोप्लेन, इस तरह से ये यात्रा का एक नया हाइपरलूप, बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी है जिसकी बहुत चर्चा होती है। और IIT में जो है IIT में इसका एक जो प्रशिक्षण मतलब पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक जो टेस्ट किया गया भारत में, वो ट्रैक है हाइपरलूप का ट्रैक, उसका सफल परीक्षण हुआ है। कहाँ हुआ है? IIT मद्रास में। 410 मीटर का हाइपरलूप, 410 मीटर का एक ट्रैक वहाँ के स्टूडेंट्स ने बनाया और उसे पूरा कर लिया गया। और इसकी घोषणा किसने की? रेलवे मंत्री हमारे जो है अश्विनी वैष्णव जी ने। इस परियोजना में कौन कौन शामिल था? इंडियन रेलवे, IR, इंडियन रेलवे, IIT मद्रास और हाइपरलूप की एक टीम और IIT आविष्कार नाम की टीम। ये बहुत जरूरी है, ये यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनेगा। और IIT मद्रास का एक स्टार्टअप है टूर, राइट, ये स्टार्टअप है टूर, और उसके बीच में एक सहयोग था इन तीनों के बीच में, और उनसे बीच में जो है ये IIT के 410 मीटर का एक हाइपरलूप ट्रैक जो है बनाया गया। 76 छात्र इसमें शामिल थे और एक नई परिवहन प्रणाली है, इसके बारे में देखेंगे। हाइपरलूप क्या है मैं आपको बता रहा हूँ अभी। हाइपरलूप एक बहुत ही इनोवेटिव, नई, बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी है और इसकी आइडिया सर्वप्रथम जो है हमारे जो ट्विटर X साइट है ना, एलन मस्क, X नाम की उनकी साइट है, SpaceX नाम की उनकी कंपनी है, SpaceX नाम की कंपनी है उनकी, उसके जो है एलन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर इंसान, उन्होंने इसके बारे में बताया था। ये एक वैक्यूम सील वातावरण होता है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में कि कैसे ये होता है। और इसको डिजाइन, एक गति, इसकी कितनी गति होगी वो भी मैं बताऊंगा आपको। और ये वैक्यूम सील जो है इसकी गति को बढ़ाता है और ये बहुत तेजी से चलता है। इसकी स्पीड अगर आप सुनोगे, देखोगे ना, दंग रह जाओगे। एक जिसमें पॉड शामिल होता है, पॉड आप जान रहे हो, ऐसे कोई भी पॉड हो सकता है या इस तरह से भी पॉड हो सकता है, आपने हॉलीवुड की पिक्चर में देखा भी होगा। और ये हम क्या करते हैं कि एक कम दबाव वाली ट्यूब के माध्यम से एक अविश्वसनीय गति, मतलब यू कांट इमेजिन और यू कांट बिलीव, उस मैसिव गति के साथ, एक मैसिव स्पीड के साथ जो है ये जाती है। तो कितना स्पीड है इसका देखा जाए। अब देखो कैसे ये काम करता है, वर्क कैसे करता है, राइट। तो ये क्या होता है कि जो एक वैक्यूम है उसमें रखा गया स्टील ट्यूब, जो पॉड है उसमें एक कस्टम डिजाइन किया गया एक कैप्सूल होता है, पॉड्स करिए, कैप्सूल कर लीजिए। जैसे शक्तिमान में देखा करते थे कि एक बॉक्स बना रहता था और वो पीछे इसमें चला जाता था, फ्यूचर में या भूतकाल में, या कई सारी हॉलीवुड की मूवीज में जैसे दिखता है वैसा पॉड रहेगा। एक की के साथ क्या होगा, हवा में एक पतली परत बनेगी जिसपे ये तैरेगी इस तरह से। ये पॉड है, मान लीजिए स्क्वेरिश मैंने बनाया और इसमें हम बैठे हुए हैं, राइट। ये पकड़ लीजिए कि हम लोग बैठे हुए हैं, तो ये इसमें तैरेगी। ये ट्रैक है मान लीजिए, वैसे ये ट्रैक है, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ रेलवे की तरह, पर ये ऐसे नहीं होगा, ये गोल होगा ऐसे, राइट। मैं दिखाऊंगा अभी आपको। और यहाँ जो है ये स्वचालित माने सेल्फ चलेंगे, सेल्फ कारें कैसे आने लगे हम, और कितना 1000 किलोमीटर घंटा की गति से चल सकते, मतलब 1 घंटे में 1000 किलोमीटर जा सकते। दिल्ली से मुंबई 1.5 घंटे में हम वहां पहुंच जाएंगे। और ये जो है पूरे के पूरे पॉड को जो है ट्यूब है वो करेगी। इलेक्ट्रॉनिक सहायता त्वरण और ब्रेकिंग के माध्यम से निर्धारित की जाएगी। कैसे निर्धारित की जाएगी मैं दिखा दूं। ये देखिए, ये ट्यूब है, राइट। अब देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा ट्रैक है, उसके अंदर ये ट्यूब बनी हुई है। ये ट्यूब है, ये तो ये पूरी ट्यूब हो गई, ये पूरी की पूरी। और इसके अंदर ये पॉड है, ये देखिए
ये पॉड है, राइट। तो ये पॉड बनेगा इस तरह से, ये देखिए, देखा आपने कहा लोग बैठे हुए। ये जो एलन मस्क ने जो आइडिया दी थी लॉस एंजलिस, ये लॉस एंजलिस का ही है, राइट। ये देखिए सैन फ्रांसिस्को से लेके लॉस एंजलिस का, राइट। तो ये देखिए ये पूरा का पूरा पहले वैसे जैसे मैंने आपको अभी यहाँ दिखाया, ये पूरा ऐसा बनेगा और उसके अंदर में देखिए ये ऐसे ट्यूब बनेगी, इस ट्यूब में वो लोग बैठे रहेंगे और ये वाला जो पोर्शन है इसमें ट्यूब फंसी रहेगी, ये पूरी ट्यूब और उसके अंदर ये पॉड, ये इस तरह से रहेगा, ये वैक्यूम क्रिएट करेगा और ये जो है कम से कम, मैं मिनिमम कह रहा हूँ, मिनिमम 360 किलोमीटर प्रति घंटा से ये जाएगी। कितना? 360, और ज्यादा से ज्यादा ये 1100 किलोमीटर तक जा पाएगी, 1000 से 1100 किलोमीटर, 1000 या 1100, राइट। अब ये एक वैक्यूम सील जो मैंने आपको अभी दिखाया और वहां ऊर्जा पैदा होगी मैग्नेटिक टाइप का, और ये एक टाइम में 24 से 28 ही यात्रियों को ले जा सकेगी ये पॉड बिना रुके, और ये कहीं नहीं रुकेगी। अगर आप मुंबई दिल्ली से बैठे तो सीधा मुंबई ही जाके रुकोगे, बीच में आपको कहीं रुकने के लिए जगह नहीं मिलेगी, राइट। और ये जो पॉइंट टू पॉइंट यात्रा है ये एक और कुशल बनेगी, और मतलब आप सोचिए अगर आप मुंबई से, अगर सच में ये टेक्नोलॉजी आएगी, भविष्य में आएगी, अभी आज नहीं कह रहे कि 2024 में आ जाए, 25 में आ जाए, हो सकता है 30 में आए, 32 में आए, पर दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति अगर उसे मुंबई जाना है तो वो यूं चला जाएगा चुटकियों में, मतलब बैठा और वहां उतर गया, राइट। तो इस तरह से ये जाएगी। अब भारत में, दुनिया भर में तो इस पे काम चल रहा है, पर भारत में क्या चल रहा है कि ये भारत में जो है हम अब ट्रेन प्लेन से आगे जाके जो है हम भारत के, हम एज एन कंट्री हम भी हाइपरलूप में जो है उतरना चाहते हैं। और भारत जैसे इतनी लोग है, या 150 करोड़ के आसपास जनसंख्या हो रखी है हमारे, तो उनके लिए जो है ये बहुत जरूरी है। तो ये कैसे चलेगा कि हमने एक परियोजना है 11.5 किलोमीटर की, पहली चरण में एक परियोजना है जिसमें ट्रैक का परीक्षण करना है, ट्रैक को टेस्ट करेंगे, और अगर वो सक्सेस रहा तो हम लगभग 100 किलोमीटर का विस्तारित करेंगे हम लोग। कितना? 100 किलोमीटर। पहले तो बनेगा सिर्फ 11.5 किलोमीटर का ट्रैक, उसके बाद हम जो करेंगे 100 किलोमीटर का हम बनाएंगे। और कहाँ बनाएंगे? पहली बार मुंबई पुणे हाइपरलूप परियोजना। और ये जो है मुंबई और पुणे सिर्फ 25 मिनट में आदमी जा सकता है, ट्रेन से जाने में 2.5 से 3 घंटा लगता है, 3 आवर, राइट। जो कि मैं वहां रहा हूं पुणे और मुंबई में, तो मुझे पता है 3 से 3.5 घंटे ट्रेन से लग जाते हैं, और बाय रोड तो पूछो मत, राइट। तो ये जो ट्रेन है हमारी जाएगी। अब आपके लिए हम होमवर्क छोड़ रहे हैं, कुछ में प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बहुत जरूरी है। तो किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने स्वदेशी हाइपरलूप सिस्टम के विकास के लिए रेल मंत्रालय के साथ भागीदारी की है? ये आईआईटी कानपुर, बी आईआईटी मद्रास, सी आईआईटी मुंबई, डी आईआईटी दिल्ली। तो ये सवाल जो है इसका जवाब मैं दे रहा हूं आईआईटी मद्रास बी, आपका आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास बी। मगर दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपके लिए जो रहेगा, क्या रहेगा? होमवर्क। आपको यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाकर उसका जवाब देना है, और मैं अगले जब क्लास में हम मिलेंगे तब इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा, और जिन्होंने भी सही आंसर दिया होगा उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो हाइपरलूप की जो ये अवधारणा है ये किसने दी है? ये एलन मस्क, बी जेफ बेजोस, सी मार्क जुकरबर्ग, और डी बिल गेट्स। तो इस सवाल जो है ये आपका क्या है? होमवर्क है, और उसको आपको हमें क्या करना है? ऑफलाइन कमेंट में जो है आपको हमें उत्तर देना है। ऑफलाइन कमेंट बॉक्स, ऑफलाइन कमेंट में आपको हमें उत्तर देना है। तो देखिए ये आज की जो हमारी क्लास है ये यहाँ तक रहेगी, और इसी तरह से हम जो है बहुत इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन बनने वाले हैं प्रीलिम में, मेंस में, वही क्वेश्चंस को हम उठाएंगे और आपके लिए जो है डेली लेकर आएंगे। क्रॉनिकल पत्रिका की एक नई पहल है और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से ली जाएगी। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप हमें बताएंगे कि क्लास कैसी हुई, आपके सुझाव है वो भी हमें आप जरूर बताइए। धन्यवाद।